तो डॉक्टर साहब, हम लोग आगे की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। जी। हमारे जितने भी दोस्त जुड़े हैं, जितने भी YCV 6 के स्टूडेंट जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। और YCV 6 डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, YCV 6 योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो डिग्री है, ये योग चिकित्सक बनने वाले हैं। यानी योग के माध्यम से बीमारियां कैसे ठीक की जा सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा हमारे जितने भी दोस्त जुड़े हैं, उसमें डॉक्टर चिराग साहब को हम निमंत्रण दिए, उन्होंने हमारी निमंत्रण को स्वीकार किया। तो इसके लिए डॉक्टर साहब, आपको हाथ जोड़ करके हम सभी का अभिनंदन है। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, संडे का दिन बिजी ही है, आप अभी भी अपने ऑफिस में हैं। सो दोस्तों, डॉक्टर चिराग अंधारिया साहब, डॉक्टर चिराग इज ए PhD स्कॉलर with a particular interest in the science of living, प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योग। दोस्तों, आपके कोर्स में प्रेक्षा मेडिटेशन है, आपको मालूम है, जैन में, जो कि डॉक्टर साहब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, बट ये आपके सिलेबस में है, प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योग। ही इज एन एलुमनी ऑफ द जैन विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, लटनन, राजस्थान। Dr. Chirag has facilitated the health transformation of the many patients who have visited Sankuj Natural Health Center, that is in Mehsana. With his strong domain knowledge and expertise ranging over 2 decades, he has been successfully guiding and inspiring people to achieve their health and wellness goal, and that is through naturopathy. Important point is that he is a doctor with the naturopathy, and so he is inspiring people to achieve their health and wellness goal. Under the leadership of Dr. Chirag, Sankuj Natural Health Center has received several prizes or awards, including Best Runners of the Naturopathy Hospital by the International Naturopathy Organization and the Best Naturopathy Doctor by Gujarat Naturopathy Doctor Association. इसके अलावा डॉक्टर साहब का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है नेचुरोपैथी में, जो इसमें कि हमेशा ही कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये इंट्रोडक्शन आपके होने के बाद मैं ये सेशन आपके आंखों में देता हूँ, और जी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोग जुड़े हैं नेचुरोपैथी एंड योग से, आज का टॉपिक है योग एंड नेचुरोपैथी इन द क्रोनिक डिजीजेज, रोल इन द क्रोनिक डिजीजेज। सो डॉक्टर साहब, आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। इन बिटवीन किसी को क्वेश्चंस करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमने कुछ 8-10 प्रश्न रखे हैं, इससे शायद आपका सारा दुविधा दूर हो जाएगा। फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछेंगे। राइट डॉक्टर साहब? सर, मैं एक पावर पॉइंट शुरू कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे तो बताइएगा। जी हाँ। अभी शुरू नहीं हुआ है। दिखाई दे रहे हैं सर? यस सर, परफेक्टली। ओके। बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। पूरी स्क्रीन दिखाई दे तो बताइएगा सर। सर, हाफ दिखाई दे रहा है, बट दैट इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन, क्योंकि आपको फिर ऑडियंस नहीं दिखाई देंगे फुल स्क्रीन। अंकल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूरी स्क्रीन अगर दिखाई देती है तो आप एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। सर, हाफ दिखाई दे रही है, पूरी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, एक सेकंड। ऐसे सर ये काफी अच्छा है, क्योंकि इससे ऑडियंस भी हाफ में दिखाई दे रहे हैं। के एक मिनट में इसमें से बाहर निकल के ट्राई करता हूँ। श्योर सर। दोबारा से मैं हाफ में भी अच्छा था डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, काफी अच्छा दिखाई। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अब ठीक है? जी हाँ।
ओके, पर हाफ में आई डोंट नो, सबको प्रॉब्लम ना हो तो मैं तो फुल कर देता हूँ। फुल कर दूं क्या? फुल कर दे, कोई बात नहीं, कर दे। अब फुल दिखाई दे रहा होगा ना? हेलो। डॉक्टर मेरे स्क्रीन में तो हाफ ही आ रहा है, हो सकता है बाकी। अच्छा, जयेश भाई मैंने हाफ ही आ रहा है। ओके, मैं आपको भेज दूं सर, क्या करूं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यू कैरी ऑन नाउ, दिस इज ओके, Okay. ऑलराइट। सो थोड़ा सा मैं बता के फिर क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दूं, बिकॉज अगर हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो थोड़ा सा मुझे भी आसानी रहे, बिकॉज आई डोंट नो बैकग्राउंड, जो जितने भी लोग हैं उन लोगों का बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं है। आपने तो बता दिया मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे भी नहीं मालूम। सो थोड़ा सा बहुत बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग नेचुरोपैथी और योग को मानते हैं कि भाई वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव भी दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है। और हालांकि आप जो बता रहे हो कि अभी जो आप योग चिकित्सक बनोगे तो आपके लिए तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं सर से, पंकज जी से जब बात कर रहा था तो हम लोग इस बात पे डिस्कस पे निकले कि भाई एक कोई थीम अभी ग्लोबलाइज ऐसे मॉडिफिकेशन के बाद एस्टेब्लिश अभी हो रहा है, हुआ नहीं है पूरा, कि जैसे कि अगर फीवर आया तो डब्ल्यूबीसी चेक कर लिया, सीडीसी में पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग उसके पास एक उसके बाद का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स हो गया, फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है। तो योग भी यूनिवर्सल है, सूर्य चंद्र yin yang सब यूनिवर्सल है, तो इसमें भी हो सकता है। और क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, पर जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप सब योग चिकित्सक बनने के बाद भी सबका नजरिया, परसेप्शन अलग अलग रहता है। तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पर जो आम जनता है वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज चली जाती है कि भाई मुझे तो किसी ने ये बोला था और ये भाई साहब तो मुझे ये बोल रहे थे, तो वो ना हो उसके लिए अभी जो हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस में जो सर्टेन लेवल पे काम कर रहे हैं वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, फिर वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन आंसर। ओके, सो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ आयुर्वेद का। वो लोग समझते कि भाई नाड़ी परीक्षा करते हैं और वात पित्त कफ डिफाइन कर देते कि भाई आपको वात की अधिकता है, कफ जो है वो बढ़ा हुआ है, या तो पित्त की प्रॉब्लम चल रही है, वॉट एवर जो भी डायग्नोसिस हुआ, अकॉर्डिंगली वो लोग कास्ट औषधि, रस औषधि, या फिर काढ़ा, या फिर हो सकता है कोई रोटी दे दे, या आपको कुछ पथ्य दे दे, पर वो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस के बाद ही वो आगे बात होती है। अदरवाइज आयुर्वेदिक पद्धति में वो रिजल्ट कैसे आ पाएगा? तो उन लोगों ने एक बड़ी अच्छा, और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को मैं भिन्न नहीं मान रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कजिन ब्रदर्स। स्वस्थवृत जिन लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़े से जानकार होंगे, उनको मालूम है कि स्वस्थवृत इट इज ए नेचुरोपैथी, जहाँ पे स्वस्थ रहने के जो विधान की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। और ये बात ऐसी है कि स्वस्थ रहने के लिए तो कर ही सकते, पर बीमार पड़ने के बाद अगर वो करोगे तो भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये पर्पज में ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने प्राचीन भारत से जो हमारे आयुर्वेद ने दिया कि भाई नाड़ी परीक्षा करोगे तो होगा क्या कि जब आप नाड़ी परीक्षा करोगे तो आप इंडिविजुअल पर्सन की चैतन्य का कैलकुलेशन, चैतन्य कंसीडर एज ए प्राणा, एज ए एनर्जी एंड फिजिकल फंक्शन के अंदर हो रही गड़बड़ी दोनों को नापते थे। सो इंडिविजुअल काउंटिंग पता चल जाती थी। अब थोड़ा सा इंडिविजुअल काउंटिंग क्या होगी मैं थोड़ा आगे कोशिश करूंगा समझाने की, और उसके आधार पे एक तय किया जाता था कि भाई इसको सौंठ का प्रयोग करना चाहिए, पिपरामुल देना चाहिए, या इसको काला नमक से फायदा हो जाएगा, या घी के साथ इसको क्या देना चाहिए। तो अब मैं जब मॉडर्न साइंस की बात करूं तो वो लोग मतलब पर्सन टू पर्सन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल बन लिया कि भाई वो फिर मंगोलियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो या इंडियन, उसमें भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, या फिर आजकल जो हम लोग वीगन की जो बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपका इतना होना चाहिए, शुगर इतना होना चाहिए। पर पर्सनलाइज कैलकुलेशन इज मोर इफेक्टिव एज पर दी अवर आयुर्वेदा रादर टू कंपेयर। जैसे एप्पल का फोन तो किसी के पास भी हो सकता है, पर सेम मोबाइल का नंबर नहीं होगा। मुझे कांटेक्ट करना है तो उसके पर्टिकुलर नंबर को जब तक डायल नहीं करूंगा तब तक मैं रीच नहीं कर पाता। So today we are talking about the how we are reaching
towards the healing process by the mediator of yoga and naturopathy. तो मुझे जब तक वो पर्सनलाइज कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आएगा तो मैं कॉमन प्लेटफॉर्म दूंगा। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब भाई अनुलोम विलोम वज्रासन कभी भी कर लो, बिना कुंभक वाला अनुलोम विलोम कर लेना और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए वज्रासन कर लो। पर पर्टिकुलर व्यक्ति की पाचन शक्ति की क्षमता कहाँ रुकी हुई है, कहाँ तक ले जाना है और कम कैसे हुई, वो 6W का जब मेरे पास आंसर्स होंगे तो मैं उसको पर्टिकुलर लेवल पे बिलो रिकॉर्ड जैसे होता है, अगर हम सूर्य के सामने रखते ही वो कैसे कागज के ऊपर आग पकड़ लेता है, वैसे हमारे थेरापी का एफिकेसी बढ़ जाता है। तो वो समझने के लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। अब मैं नेचुरोपैथी और योग के कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे थे उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज यू आर स्टिल लर्नर, सो आपको मेरे हिसाब से भी ज्यादा मालूम होगा। सो वी डू बिलीव कि 5 बॉडीज और 5 तत्व का कनेक्शन है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशी जीव और पंच तत्वों से बना है। उसके अंदर आने वाला संतुलन मुझे आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। जैसे एक पर्सन योग चिकित्सक होने के बाद एसिडिटी की कंप्लेंट लेके हमारे पास आया, अब मैंने एसिडिटी के लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम शुरू कर दिया और हो सकता है कि मैंने और चंद्र वेदी प्राणायाम पे उसको रख दिया, सारी चीजें मैंने कर दी, पर मुझे ये भी तो डायग्नोस करना पड़ेगा कि उसकी एसिडिटी फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, इंडाइजेशन या तो खान पान संबंधित है, तो मुझे अन्नमय कोष को भी साथ में संभालना पड़ेगा। सिर्फ प्राणायाम करूंगा और खाने के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देंगे तो परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि एक तरफ मकान बना रहे और दूसरी तरफ गिराने का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो ना बनेगा ना गिरेगा। हो सकता है कि उसके मनोमय कोष में कोई डिस्टर्बेंस हो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर वाली परिस्थिति से वो ज्यादा पास हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में इंपैक्ट हो रहा है। अब जैसे भाव वैसे स्त्राव होता है, तो जहां हमारे में हॉर्मोन्स को स्त्राव को बैलेंस योग के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मनोभाव को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो अभाव, प्रभाव, दबाव, लगाव के ऊपर जब हम लगाम नहीं लगाएंगे तो वो भाव परिवर्तन नहीं होता, और भाव परिवर्तन नहीं होता तो स्त्राव परिवर्तन हम कर नहीं पाते। अब स्त्राव हो सकता है, हम पेंक्रियास के स्त्राव की बात करें, एंड्रोक्राइन ग्लैंड की बात कर ले, तो यहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि एंट्री पॉइंट कहाँ है। एंट्री पॉइंट को मानेंगे डिस्टर्बेंस, ट्रैवल टुवर्ड्स दी ऑर्गन को हम मानेंगे डिसऑर्डर, जब ऑर्गन तक पहुंच गया तब हम उसको मान लेंगे डिजीज। तो 3 स्टेज में से वो कौन से स्टेज पे है? अब आयुर्वेद ने बोला साध्य, कष्ट साध्य, साध्य, जो उसकी अलग भाषा है, पर हम लोग अपने हिसाब से उसमें बात करें। अब जब ये समझ में आ गया कि कहां से एंट्री पॉइंट है, फिर हमें पंच तत्वों के अंदर का संतुलन, सिर्फ टॉक्सिसिटी और कोई कचरे से बीमारी हो जाती है, पर कचरे का आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन भी नहीं समझ पाएंगे तो कचरा कहां से इकट्ठा हो रहा है या कहां से गिर रहा है वो भी तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से पंच तत्वों को समझते। मैंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कोशिश किया समझाने की कि भाई जहाँ पे सूजन आ जाती है वो लोग वहां पे कोलाइटिस, जैसे कोलन में सूजन आई, डर्मेटाइटिस स्किन के नीचे सूजन है, स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि अगर सर्वाइकल में आई तो वो लंबर में आई, तो हो सकता है कि कंजक्टिवाइटिस आंखों में, लेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सारी चीज भी हो सकती है। पर सूजन कितनी है और सूजन है वो मॉडर्न साइंस से पता चल जाता है, पर व्हाई वो नहीं पता चलता, क्यों आई। तो वो हमारा काम है योग चिकित्सक का कि वो पता करे व्हाई। इफ यू नो व्हाई देन हाउ इज देयर, पर इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड कि वो हो कैसे रहा है तो फिर हाउ आप प्रयास करते जाओगे और लिंकरिंग से रिजल्ट कम आएगा या तो डिले हो जाएगा। तो पहला नियम योग में, नेचुरोपैथी में, प्रैक्टिस में हमको ये सीखना पड़ रहा है कि बॉडी पदार्थ है, मन चेतना का नियंत्रण करने वाला है। सो विदाउट चेंजिंग, मतलब आप कोई चेंज फिजियोलॉजिकल चाहते हो बट विदाउट चेंजिंग साइकोलॉजिकल चेंज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट फिजियोलॉजी विल चेंज। तो फिजियोलॉजी ओनली चेंज वंस यू एबल टू चेंज द साइकोलॉजी, प्राणा और मनोमय कोष को बदलने का जब आप प्रयास करोगे तो ही स्थूल परिवर्तन में परिवर्तन आता है। मॉडर्न साइंस उसको मानता है कि भाई मैटर के अंदर परिवर्तन चेतना के माध्यम से आता है। तो वो चेतना का रिजल्ट दो लाइन में हमको समझा दिया कि प्रकृति चिकित्सा बोलती है कि सब रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी, धूप और हाव। तो कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो हीलिंग साइंस है वो किस तरह से काम करता है। तो 5 एलिमेंट थियरी व्हाट इज, मतलब आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट इन नेचर एंड द लाइफ फोर्स, जिसको हम प्राणा के नाम से जानते हैं। अब उसके असंतुलन को, अगर मैंने किसी को ब्लड दिया लेबोरेटरी में और मैंने बोला कि आप पता करके दीजिए इसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल या तो B12 कितना है, तो पूरा आराम से, क्योंकि वो पदार्थ को देख रहे हैं।
पदार्थ को जब देखते हैं तो आंख खुली रखते हैं, अब हम योग में तो आंख बंद करवा देते हैं। सो जब चेतना का अनुभव करना है, प्राणा का अनुभव करना है, तो यू नीड टू क्लोज योर आईज। बट जब आंख बंद करते हो तो आपकी सेंसिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, आप और सेंसिबल बन जाते हो। ऐसे माहौल में देखो, अगर ब्लड को एक टच करोगे तो यू फील लिटिल वाटरी, इट इज अ वाटर। अब जब टच करोगे और सेंस के साथ तो आपको फायर का अनुभव होगा, क्योंकि ब्लड में गर्मी का भी अनुभव होगा। और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए बिना वायु वो घूमेगा नहीं। ब्लड रहता वही है जहां जगह होगी। कंपोजिशन के लिए जो कंपाउंड की जगह नहीं होगी तो उसका बंधना ही तय नहीं होगा, और ब्लड गिरने के बाद अपने आप मूव नहीं करेगा। तो पत्थर का नेचर कैसा, आयरन का, वो पड़ा रहेगा। ये 5 तत्वों की अनुभूति हो जाए तो फिर सिस्टमेटिकली सिस्टम के साथ का कनेक्शन, जिसको माइक्रो मैक्रो प्रिंसिपल बोलते हैं, कि अगर मुझे पत्थर अपने आप हिलता नहीं है तो बोन हमारे हिसाब से नहीं हिलते, मसल्स के चलते बोन की मूवमेंट है। अगर मैं एल्बो से रिस्ट जॉइंट तक का भाग कोशिश करूं तो वो नहीं हिलेगा, वो फ्रैक्चर है। तो स्केलेटल सिस्टम को पृथ्वी तत्व मानेंगे। स्पेस एवरीवेयर इज देयर। स्टमक में नहीं खाओगे तो जगह, मुंह में जगह, कान में जगह, नाक में, इवन हर एक विचार के बाद भी दूसरे विचार के बीच में जगह जब बढ़ जाती है तो डिप्रेशन, और कम हो जाए कि एंजाइटी, या तो उसको पैनिक अटैक या स्किज़ोफ्रेनिया बोल देते हैं। एक एक मनके में जगह है। तो स्पेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस ड्यू टू एयर सर्कुलेशन एंड मूवमेंट इज देयर। अब किसी पैरालिसिस वाला व्यक्ति आए तो मुझे एयर का कनेक्शन तो जोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मूवमेंट रिस्ट्रिक्चर हो चुका है। अग्नि का मतलब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया, नीर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ले लिया। तो सिस्टम वाइज भी पंच तत्वों की डोमेन है, और एक बूंद में भी पंच तत्वों का प्रभाव मिलता है। तो पदार्थ के अंदर मिला, आप चेतना की बात करते हैं कि चेतना के माध्यम से पंच तत्वों को कैसे समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी को बोलते हैं रिस्पेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि इस भाई साहब को साथ में रखोगे तो आपकी बात का वजन पड़ेगा, यानी उसका मान सम्मान इतना है कि कोई आदमी मना नहीं कर पाएगा। नेगेटिव फॉर्म में ईगो है। स्पेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए अल्टीमेट नॉलेज पे, समाधि केवल ज्ञान को जब पहुंच जाते हैं तो खाली हो जाते हैं, बोलने का भी नहीं मन होता है, जो हमने देखा है बुद्ध का। और एक बात ये भी हमें समझना है बुद्ध से, कि बुद्धू से ही बुद्ध बन सकते हैं, इंटेलिजेंट बुद्ध नहीं बन सकते। सो कहीं ना कहीं खाली होने के लिए हमें इंटेलिजेंस को भी गिराना है। कहने का मतलब योग का ये मैसेज भी है। वायु का मतलब है पॉजिटिव फॉर्म में ग्रोथ, नेगेटिव फॉर्म में फियर, फोबिया, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, व्हाटएवर। सो जो भाव में मैं रहूंगा उस भाव के प्रति वो तत्व इरिटेट होने वाले मेरे विचार से। अगर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाली बात रखूंगा तो मेरे पित्त का फॉर्म पॉजिटिव सकारात्मक है, और वो शौर्य और साहसिकता के चलते बनेगा। तो नेगेटिव फॉर्म में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ज्वेलसी में भी पित्त इरिटेट हो जाएगा। प्रेम यानी लव, और उसका अपोजिट हेट। देखो, एक ग्लास के अंदर मैं पानी भर सकता हूँ, चम्मच में भर सकता हूँ, बोतल में भर सकता हूँ। वाटर कैन एडजस्ट इन एनी शेप। तो लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट प्रेम से आता है। So, अगर you are not adjusting in any place or somewhere, so there is a chance psychological कि कहीं ना कहीं आपके उस lovingfulness में प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास तो एक ऐसा पेशेंट था जिसको ड्राई आइज था। अब ड्राई आइज में आर्टिफिशियल टीयर्स 3 साल से डाल रहे थे। अब जब हमने उसका डायग्नोसिस किया तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं वो इतना फ्रस्ट्रेट है और गुस्से में रहता है। तो आपने बातों बातों में ये सुना होगा किसी के, किसकी आंख में पूरा गुस्से से उसकी आंख बबूला हो गई। तो जहां पित्त अग्नि आएगा वहां ड्राइनेस आती है। जहां लविंग फुलनेस, हंसते हंसते किसी को आंख से पानी निकल जाता है। सो आप सिर्फ उसको लाफिंग थेरापी करवा दो और उसको लविंग फुल एटमोस्फियर में ला दो तो आर्टिफिशियल टीयर्स बंद हो जाते हैं। सो वी नीड टू नो हाउ, देन वाई पता चल गया तो हाउ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैंने ये 3 कोशिश की समझाने की कि पदार्थ के अंदर और चेतना के माध्यम में प्राण के अंदर परिवर्तन आने के लिए पंच तत्वों का रोल क्या है। अब समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मतलब ये कौन सा एलिमेंट कम होगा, तो जैसे अग्नि कम होगा तो अपने आप वाटर की जो है ना मेजोरिटी बढ़ जाती है। जहां पे वाटर आएगा तो वहां पे भारीपन बढ़ जाता है। तो ये पूरा साइकिल है जो शायद आपको स्टडी में आया होगा। 3 हमारे स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, पर मैं अपनी एक पोस्टमार्टम करके इस बात को खत्म करता हूँ। सपोज किसी को घुटने का दर्द है तो मुझे ये समझना है घुटना यानी पृथ्वी तत्व। ओके, तो पृथ्वी तत्व का साइकोलॉजिकल कनेक्शन रिस्पेक्ट से है और ईगो से, चलो मैंने वो नोट कर लिया। फिर मैंने घुटने का कनेक्शन पृथ्वी तत्व यानी बोनी स्केलेटल सिस्टम से, तो मॉडर्न साइंस भी कैल्शियम वाली बात करते, चलो मैंने वो भी नोट कर लिया।
अब मुझे उसके घुटने के दर्द में जो थियरी है हमारी पंच तत्व की, कि जहां जहां पानी होता है वहां सूजन आती है, जहां पित्त होता है वहां जलन होती है, और जहां वायु होता है वहां दर्द आता है, और वो दर्द की कंप्लेन कर रहा है तो वायु का मतलब में साइकोलॉजिकल में इनसिक्योरिटी भी हो सकता है, वायु का मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मुझे अगर पृथ्वी तत्व और वायु दोनों के ऊपर काम करना है तो चलो नाउ मैं कौन सा ऐसा एलिमेंट दूं जिससे वायु ठीक हो। तो वायु का नेचर क्या है? रुक्षम शीतम चलितम इति वाता। तो ठंडा रहना, गति में रहना और ड्राई रहना। तो मुझे स्निग्ध और चिकास वाली चीज चाहिए, तो वो कौन से चीज में मिलेगी? जो गर्म भी हो। अच्छा, घी के अंदर ये स्वभाव है तो मैं घी का प्रयोग कर सकता हूँ। ओबेसिटी होगा तो घी नहीं कर पाऊंगा, वो भी मेरे पास दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा कौन सा आसन कराऊं कि जिसे पृथ्वी तत्व बढ़े? मैं ट्रायंगल शेप कराऊं तो फायर एलिमेंट उसका बढ़ेगा, बिकॉज अग्नि का आकार जो है वो ट्रायंगल है। तो मैं ऐसे शेप्स आसन में लूंगा जिसके चलते उसके प्राण के अंदर का जो ब्लॉकेज है मेरिडियंस में वो क्लीन होता चला जाएगा, और उसके स्केलेटल सिस्टम के अंदर बूस्टिंग मिलेगा, मोबिलिटी और इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप का मैं ऐसा कौन सा प्राणायाम करवा दूं जिससे दोनों एलिमेंट में मैं संतुलन साध सकूं, और वो दोनों एलिमेंट संतुलन साधते साधते तीसरा चौथा एलिमेंट डिस्टर्ब भी ना हो जाए, उसकी भी मुझे बात करते हुए उसका एक रूटीन बना के देना पड़ेगा, उसके ऊपर ओवरव्यू रखना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन कब करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीज हम रख पाते तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है। अगर इसके साथ डाइट मुझे जोड़ना है तो आपको योग से जुड़े हुए आपको पता है पृथ्वी तत्व का कलर लाल होता है। अब लाल कलर वाली चीज रागी में कैल्शियम है जो मुझे उसको देना है। अब लाल कलर वाले फिजियोथेरापी देखो तो रेड कलर के रेज से अल्ट्रावायलेट रेज देते तो उसको बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य चिकित्सा भी अगर आप करना चाहो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से एलिमेंट को संतुलन करना और मैं कितना करूंगा तो फायदा होगा। ये मोटा मोटी जब आप आ जाए तो फिर तीन चीज को पकड़ ले कि तंदुरुस्ती का पिलर, गाड़ी चलाने वाले लोगों का स्टीयरिंग इट इज इमोशन, वो किस तरफ जाना चाहते हैं वो स्टीयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, यानी फीलिंग्स, परसेप्शन, इमोशन। तो उसके अंदर मैच्योरिटी लाने का प्रयास करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योगा। फिर यौगिक लाइफस्टाइल उसमें अगर आ जाती है तो ब्रेक सिस्टम लगा दिया हमने, और यौगिक डाइट वो चालू कर दे तो उसके अंदर फ्यूल हमने अच्छा भर दिया कि जिससे तंदुरुस्ती की गाड़ी में मेंटेनेंस आने के चांसेस कम हो जाए। पर इसका अभ्यास, बराबर ना, अभ्यास से ही योग कर्मसु कौशलम, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो जब तक वो प्रैक्टिस करेगा वो फिर आपको पूछेगा कि ये जब बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद तो नहीं करना है ना, तो आपको उसको जवाब देना है कि भाई आप गाड़ी चलाते हो, एक बार सीखने के बाद फिर दूसरी बार कोई दूसरे डायरेक्शन में जाते हो तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हो तो चलती है। तीनों चीज साइमल्टेनियसली जब आप कंट्रोल करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंटम बनेगी। सो इट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया तो छोड़ दोगे। इस तरह से जब हम उसको समझाते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका इंटरनल एक सेंसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो अपनी बॉडी की सेंस को फील करना शुरू कर देता है, अपने आसपास के माहौल के अंदर उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। जब वो अवेयरनेस बढ़ जाती है तो अपने आप बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे फीवर आया तो मुंह का टेस्ट कड़वा हुआ, योग नहीं कर रहा है, वो सीधा इस मौसम के अंदर भजिया और पकौड़े बनाने वाली बात पे या बाहर से लाएगा। हो सकता है योग करने वाला अवेयर होगा तो वो सोचेगा कि मुंह का टेस्ट कड़वा होगा, इट मींस माय बॉडी डजंट रिक्वायर फूड, सो आज मुझे खाना नहीं है बिकॉज मुंह का टेस्ट कड़वा है। तो डेट टाइप ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी वो समझना वो शुरू कर देता है। ऐसा हो जाए तो फिर हम सर्केडियन रिदम जो है योगिक हमारी जो यूनिवर्स की, उसके साथ ऑर्गन का तालमेल अपने आप होना शुरू हो जाता है। जब ऑर्गन का तालमेल अपने आप शुरू हो जाए तो वो लय और रिदम में आना शुरू होते हैं। जैसे मैं कवरेज क्षेत्र से बाहर रहूंगा तो आप मुझे फोन करोगे तो फोन लगेगा नहीं। तो ऐसे हमारी यूनिवर्सल क्लॉक है कि ब्रह्म मुहूर्त तो उसमें लंग्स ज्यादा एक्टिव होता है। अब अपोजिट टाइम जो है 3 से 5 का ले लो तो शाम के समय पे हमारे लंग्स सेडेशन में रहते हैं। तो सर्टन रीजन ऑफ द गुजरात, इफ आई कंसीडर राजकोट, तो राजकोट में 3 से 5 चले जाओ सब सो जाते। अब अहमदाबाद में चले जाओ तो 3 से 5 में लोग जिम करेंगे। अब लंग्स आराम चाहता है बिकॉज 12 अपोजिट टाइम पे लेस एकदम से एनर्जी कम है, तो उस समय पे वाम कुक्षी करके लंग्स को आराम देने का एक कंसर्न था जो पहले लोग करते थे, अब नहीं करते। तो आप जब अपोजिट टाइम पे उसको ज्यादा काम कराओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। 360 जो आपका एक प्लानिंग है वो आप कर नहीं पाओगे। 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव था, अपोजिट टाइम आएगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो पहले हम बोलते थे 5 बजे उठे हो योगी, 7 बजे उठे हो भोगी, 9 बजे उठे हो रोगी।
सो सर्टेन लेवल पे आप उसको जब ये पूरी सिस्टम से सेट कर देते हो तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीमारी तो ठीक हो जाएगी। और आपको पहले दिन से हमें ये बोलना पड़ेगा, वी ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज। अगर आप जो भी प्रॉब्लम लेके आए हो वो प्रॉब्लम तो 100% ठीक हो जाएगी, पर हम टोटालिटी में काम करेंगे जिसमें शरीर मन आत्मा इंद्रियों का समूह इकट्ठा हो जाएगा। दैट इज अ वन पर्सन। फिर आपका जो भी नाम हो, तो इस हिसाब से फिर हम लोग उसको एक टाइम टेबल सजेस्ट कर देते हैं जो ऑर्गन क्लॉक के साथ का कनेक्टेड होता है, जो आपको भी उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। और वॉट एवर द कंसर्न जो लेके वो बैठा है, उसकी माइंडसेट है, उसको पूरा हमें अपडेट करना पड़ेगा कि भाई आप बिजी ट्रीटमेंट के लिए आए हो, पर साथों साथ ये भी समझ लो कि ये बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद आपको हेल्थ प्रमोट हो जाए, ऐसा एक्टिविटी अपनी लाइफ में जोड़ना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं भले आप जिम जा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तो वो चीज कंटिन्यू हर साल में हर सीजन में कैसे आप उसको अपडेट करते रहोगे वो देखो। जेनरिक केयर थी, उसमें पर्सनलाइज केयर की जो मैंने बात की, पर्सनलाइज कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट। सिम्टम रिलीफ के ऊपर हम नहीं काम करेंगे, योग चिकित्सक काम करेगा टोटालिटी में, टोटल पर्सन के ऊपर। इसलिए आप देखा जाए तो आयुर्वेद के अंदर पल्मोनोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की कोई ऐसी विंग आई नहीं, बिकॉज वी ट्रीट द होल पर्सन इंक्लूडिंग माइंड, है ना, मानस उपचार भी होता है। सो ये सारी चीजें हम करते हैं तो सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ता है। और उसको ये चीज सिखा देते हैं कि तू ऐसा मत कर कि भाई डायबिटीज हो गई, XYZ बीमारी हो गई, और तुझे किसी ने बोला कि बीच कैंडी में अच्छा डॉक्टर है तो तुमने दवाई वहां से शुरू की। अब 2 साल में दवाई बढ़ी तो फिर आपने उसका लीलावती में डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट चालू कर दी, और किसी ने बोला फिर अहमदाबाद में अच्छा है तो वापस आप यहाँ पे आ गए। तो एक प्रकार का आपने अपना लोन ट्रांसफर किया। एक बार आपने ICICI से लिया, फिर HDFC से लिया, फिर आप आयुर्वेद में SBI से लेने जा रहे हो। हम योग चिकित्सक क्या करने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम आपकी FD क्रिएट करेंगे, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे आपका हेल्थ का। और आप जो जो मिनट अपनी इन्वेस्ट करोगे, अब 10 दिन में या 1 महीने के अंदर उसका तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, पर 6-8 महीने में जब आपका कंपाउंड एमर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। और अभी तक जो भी आप दवाई से मैनेज कर रहे थे, क्योर तो हो नहीं रहा था, और उस मैनेजमेंट के लिए भी आपको किसी ऑर्गन को गिरवी रखना पड़ा, किडनी को गिरवी रखी या तो कोई दूसरे ऑर्गन को रखा, ऐसा ना हो इसलिए आपको अपने ऊपर का एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। ऐसा जब होगा तो वो अपनी हीलिंग पावर ऑफ नेचर के ऊपर जाएगा, डॉक्टर की डिपेंडेंसी, ड्रग की डिपेंडेंसी से बाहर आएगा। सिर्फ हम लोग सप्लीमेंट के ऊपर उसको ले जाए, इससे अच्छा होगा कि हेल्दी डाइट के ऊपर भी ले जाना है। आने वाले समय में टमाटर महंगे हो जाए तो ये समझाना है कि टमाटर खाने का समय नहीं है, कुदरत नहीं दे रही है इसलिए महंगे है। सब्जी अच्छी नहीं मिल रही वो कंप्लेन नहीं करना है, सब्जी खाने का समय नहीं है, फल खाने का समय है। जब आप उसको नेचर जिस समय पे जो जरूरी वो आपको देती है, उस टाइप का उसको जब आप समझाना शुरू कर देते तो ऑटोमेटिकली वो एक यिंग और यांग, या तो आप बोलो कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी के लय और रिदम के साथ वो ओतप्रोत हो जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जब बनता है तो फिर धीरे धीरे मेरा मानना है कि आप उसको तंदुरुस्त कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में बता दिया, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो सर। इज देयर एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? देन दिस इज माय डिटेल इफ यू वांट टू रीच मी। सर सही था या मैंने जल्दी ज्यादा स्पीड में बोल दिया? नहीं नहीं ठीक है सर, आपने बिल्कुल 5 तत्व से शुरू करे और एग्जाम्पल के थ्रू बताते हुए सारे लोगों को बड़े अच्छे से। पर्पस ये था कि आप अगर आप क्वेश्चन आंसर पे रखो तो क्या मेरा काम प्रैक्टिकल है सर, पढ़ाने वाले अलग होते हैं, और मेरे पास तो अभी तक 28,000 लोग आ चुके हैं ये नेचुरोपैथी योग की ट्रीटमेंट लेने 20 सालों में, और हम लोग यहाँ पे उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं। सो मेरा जो पहला सवाल है यही से शुरू होता है कि आज गुजरात के अंदर में या इंडिया के अंदर में बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर होगा। मैं आपका वेबसाइट देख रहा था, मेहसाना के अंदर में संतूज नेचुरोपैथी सेंटर गुजरात का नंबर 1 अनडाउटेबली है, इंडिया का मेरे को नहीं मालूम। तो डॉक्टर साहब आप क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? और मेजरली ये 5 तत्वों से मिला जुला के ही ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, देयर इज नो मेडिकेशन आई थिंक एज सच। मेडिटेशन भी होता है। हम लोग जैसे इस बार ये साल गवर्नमेंट ने हमने अप्लाई किया था तो बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड भी हमको दिया। करीबन ये 4-5 साल से तो मिल ही रहा है, वो नया नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास NRI का और फॉरेनर का जो जितनी क्वांटिटी में लोग आते हैं उतना गुजरात में शायद हमारे पास ही आते हैं। अब रही फैसिलिटी की, तो
फैसिलिटी तो ये बात ऐसी है कि सारे लोग नेचुरोपैथी सेंटर जो चला रहे हैं ना, ये मान के चलो कि एक आपका वंदे भारत ट्रेन है या तो फिर वो कोई एक आपकी सादी ट्रेन है, सबको जाना बॉम्बे। अब कोई सेकंड क्लास का टिकट लेगा, कोई फर्स्ट क्लास का लेगा, या हो सकता है कोई 2 टायर में जाए, 3 टायर में। तो आसपास की फैसिलिटी जो है ना वो चेंज होती है, जैसे कि रूम कैसी क्वालिटी का होगा, उसने अपना सेंटर रिसोर्ट की तरह बना के रखा हुआ है, या हो सकता है कि फूड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा। बाकी आप साइंस में गड़बड़ी नहीं कर सकते। जैसे आप कोई जाइडस कैडिला में चले जाए और आप कोई आयुष्मान की सेवा देने वाले हॉस्पिटल में चले जाए, सर आपको फीवर होगा तो पैरासीटामोल ही देनी पड़ेगी। तो वो चीज तो किसी भी सेंटर में सेम ही रहेगा प्रैक्टिस। हाँ, हमने थोड़ा सा समय रहते ये चीजें अपडेट की, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब शब्द नहीं बोलते, हम लोग उसको इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। बिकॉज थोड़ा सा मैच्योर बन गया और टेंशन शब्द इतना भारी भी हो गया सब लोगों को, तो सुनते ही टेंशन हो जाता है। तो थोड़ा अलग तरीके से भावातीत ध्यान वगैरह के मेडिटेशन, त्राटक, ये सब होता है रेगुलर सर। 6 डॉक्टर है हमारे पास उसके लिए। एंड जैसे एक जस्ट समझना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं डेफिनेटली आगे चल के नेचुरोपैथी सेंटर बनाएंगे या कहीं ट्रेनिंग लेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। सो डॉक्टर साहब, एक पेशेंट्स आए, अगर एक साधारण पेशेंट मैं बोलूँ कि एक पेशेंट है हस्बैंड वाइफ जो कि एक 60 ईयर का है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल आगे पीछे होते रहता है। अभी इंडिया आया है और वो आपसे कांटेक्ट किया कि सर मेरे को आपके पास आकर के थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, समथिंग लाइक दैट। तो एग्जैक्टली प्रोसीजर कैसे शुरू होता है सर? तो बेसिकली कोई यहाँ आके तो फोन नहीं करता है। सारे लोग जब भी बाहर से कोई आएंगे, या तो हम भी आप भी कभी बाहर जाते हैं तो क्या करेंगे, प्री प्लान सब बुकिंग करते हैं कि भाई कितना दिन बुकिंग करे, कितना दिन हमको आना पड़ेगा, जिससे मुझे कोई दूसरा काम हो तो भी करूँ। तो हमारा पूरा वो एक सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन बुकिंग होता है। ऑनलाइन बुकिंग के चलते हम सारी डिटेल्स उसको भेजते हैं और एक पहला फॉर्म भरवाते हैं। वो फॉर्म के अंदर वो अपनी कंप्लेन लिखेंगे, वो कंप्लेन के साथ मेडिसिन से लेके अपनी सारी स्थिति बयान करेंगे। तो एक लेवल रखा हुआ है, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर है वो उसको जांच करेंगे, और जहां लगेगा कि अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है तो उसको पूछेंगे, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर को। और बहुत ही ऐसे जो लोग जिसमें लगे कि इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे फॉरवर्ड होता है एज ए सीएमओ, और उसको फिर हम लोग एक ऑनलाइन कंसल्टिंग करके फिर उसको सजेस्ट करते हैं और फिर वो एडमिट होते हैं। इस टाइप की पूरी सिस्टम बनी हुई है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, पैथोलॉजिकल टेस्ट भी आप कराते हैं क्या, जो मॉडर्न साइंसेस? जी, हमारे पास कैंपस के अंदर ही एक एलोपैथी हॉस्पिटल है, तो वी हैव बहुत कम ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर में होता है। हमारे पास सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी से लेके सारे ब्लड रिपोर्ट्स की फैसिलिटी इन कैंपस ही अवेलेबल है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। तो अभी हम लोग 5 से 7 ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पेपर तो रख पाए, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि किसी को भी रिसर्च करना हो किसी भी जगह में, बिकॉज इट इज ऑल पेपरलेस, सो वी हैव अ फुल डेटा। तो उसके अंदर हम डायबिटीज का भी हमारा चल रहा है लकुली इसके साथ, तो वो शायद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं प्रश्न जो मैंने अपने मन में सोचा था, ये ओवरऑल संतोष के बारे में जानकारी थी। आपने जो एक तीसरा प्रश्न मैंने रखा था कि रोल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी इन आवर डेली रूटीन, ये सवाल को करीब करीब आपने अपने पहले वाले वक्तव्य में कवर कर लिए। फिर भी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी इन मॉडर्न लाइफ, वेयर एज पीपल आर गोइंग टू जिम, पीपल आर थिंकिंग दैट आई डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई डू सम orlistat and some type of medication which reduces my weight, or liposuction or bariatric surgery. So what is the exact situation, sir, as per your? सर, आने वाले समय में ये लोग की एक मानसिकता ये बननी चाहिए। अभी तक क्या है कि जैसे हमारे पास आएंगे वो लोग ऐसे डरे हुए ऐसे बोलते हैं कि हमको दवाई एलोपैथी की नहीं लेनी है, या तो कहीं नेचुरोपैथी डॉक्टर ही ऐसे बोलते हैं कि आप नेचुरोपैथी में आ जाओ, एलोपैथी का साइड इफेक्ट बहुत है। सो हमें पर्सन इज इम्पोर्टेंट, नॉट द पथी। सबसे पथी जो है ना वो सिंपथी है, उससे आगे तो कोई पथी है नहीं। तो हमें तो ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा, और आने वाले समय में ऐसा होगा कि लाइफस्टाइल भी फॉलो करेगा, डाइट में भी वो अगर होगा। हो सकता है कि रात को सोते समय कोई आयुर्वेदिक गोली खा रहा है, या तो सवेरे उठ के होम्योपैथी की गोली खाए। और इन कंडीशन ऑफ इन्हीं
क्रिटिकल कंडीशन, वो एलोपैथी का भी सहारा लेते हो, बिकॉज ये सब अवेलेबल है तो वो किसके लिए, ह्यूमंस के लिए है। तो इस भाव से जब वो आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनको, और दूसरी चीज ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज एक रूप हमेशा नहीं होती। जैसे हमारे पास कई लोग बोलते हैं कि हम 2 बनाना रोज ले लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर द कैल्शियम, तो फिर हमें उसको मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि बनाना का समय तो अभी मानसून है, कितने ठेले लग जाएंगे, आप देखो हर जगह पे मिलेंगे, तो उसी समय खाना है। पर जो चीज आप नहीं खाने उस समय पे खाओगे तो इट इज योर नॉट मेडिसिन, इट इज योर पॉइजन। जैसे अभी जो पहनते बारिश में रेनकोट, तो किसी को अच्छा लगा और रोज पहनना शुरू करे तो लोग हंसेंगे और बॉडी भी खराब होगा ना। सो वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन, अनदर मैन पॉइजन इज वन मैन मेडिसिन। नो फूड इज गुड, नो फूड इज बैड, वी नीड टू टेक एज पर द सीजन, एज पर द टेंडेंसी, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब नई रिक्वायरमेंट है तो जबरदस्ती भी नहीं खाना है। सो डॉक्टर साहब, एक जस्ट आपका अभी केले की एग्जांपल दिए, तो आपके हिसाब से बरसात में केले नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए? व्हाट इज खानी चाहिए, खाना चाहिए। अच्छा, तो बरसात इज द राइट टाइम टू ईट बनाना? चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की बनने की, मोनोपिलर्स की अलग अलग है। आप देखो बारिश में कोई ड्रोवर खोल बंद करोगे ना तो अच्छे से खुल बंद नहीं होगा, वुडन का होगा तो थोड़ा फूल जाएगा। तो उस समय मुझे केले वाला कैल्शियम चाहिए। अब जब धूप वाला श्राद्ध का समय आएगा, बारिश के चलते सारी डस्ट क्लीन हो जाएगी और फिर तेज धूप पड़ेगी, तो उस समय मुझे अपने शरीर में पित्त को बैलेंस करना है और कैल्शियम मेंटेन करने के लिए दूध पाक की बासुंदी चाहिए। अब जब विंटर आएगा तो मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे चोट लगेगा तो एकदम से पेन होना शुरू हो जाएगा, तो उस समय मुझे मेथी वाला, गुड़ वाला वो कैल्शियम चाहिए। तो मुझे स्विच ओवर होना है, बदलना है कि मैंने गर्म कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने थे, रेनकोट भी पहना। एज पर द सीजन आई चेंज माई क्लोथ, एज पर द सीजन आई नीड टू चेंज माई मेनू। यस सर, बहुत अच्छा सर। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैसेज के द्वारा आया है कि आज पीसीओडी, पीसीओएस काफी कॉमनली योग में पेशेंट्स आते हैं जो योग साधक होते हैं और वो लेके आ रहे हैं पीसीओडी। सो इसके बारे में आपके कैसा एक्सपीरियंस है सर? आपके सेंटर में भी काफी आते होंगे, और इसके लिए कुछ अगर आप उपाय के लिए 2 लाइन में बता सकें। जी, तो पीसीओएस, पीसीओडी जिन व्यक्ति को है ना, उसका एज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिससे हमको उसका मनोमय कोष का मैच्योरिटी नापने का फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म वगैरह भी आप भर सकते हो, ऑनलाइन भी मिलता है। तो आप उसको पता कर पाएंगे कि उसकी एडल्टहुड कहां तक डेवलप हुई है। तो उस हिसाब से पहले तो वो आप आइडेंटिफाई कर ले। फिर ओवरी के अंदर सिस्ट की साइज कैसी है, आप ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट यू नीड टू टेक अ कॉल। ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रीट करने के बहाने उसका कोई केस बस्ट हो जाए, तो वो पहले आपको उसको एंड्रोमेट्रोसिस के साथ तो नहीं है ना, वो सब समझ ले। इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड के अंदर, ये सब के अंदर कितने बदलाव आए, एफएसएच, एलएच उसका जो फीमेल का है वो भी कैसा चल रहा है, उसकी कितने दिनों के बाद पीरियड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कम आ रहे, ज्यादा आ रहे, वो सब जब आप समझ लेते हो तो एक बहुत बेसिक जिन पद्धति से हमें रिजल्ट मिला है वो है हिप बाथ। कोल्ड हिप बाथ इन अर्ली मॉर्निंग एट 5 to 5:30 बिफोर 6 o'clock। अगर वो 10 मिनट रोज लेना शुरू कर देते, मेरे पास रिपोर्ट भी है अभी, एक अहमदाबाद की ही लड़की है, आई कैन नॉट पुट द नेम। अभी ऐसा मिरेकल वाले रिपोर्ट्स है कि सोनोग्राफी में 3-4-6 महीने पहले सब था और यहाँ पे हमारे पास 10-15 दिन ट्रीटमेंट लेके गए, फिर कंटिन्यूटी किया। 6 महीने के बाद पीसीओडी के जो रिपोर्ट थे सोनोग्राफी में, तो कुछ नॉर्मल आ गया, कुछ है ही नहीं। तो भी ऑल्सो प्रैक्टिस इन अ मॉडर्न वे, तो उसका अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो पूरी तरह से हमारी सब रिदम को फॉलो कर रही है। सो पीसीओडी के अंदर ऑल एंडोक्राइन बैलेंस के लिए हम लोग डाइट थेरापी जो देते हैं उसमें एक दिन के लिए मंडे को सोल्ट नहीं खाना है, नेक्स्ट मंडे आएगा तो सोल्ट खा सकता है, शुगर का कोई, पहले ग्लूकोज बंद करवाते हैं, फिर अगर कर सकते हैं फ्रुक्टोज माल्टोज सब बंद करवा देते हैं। थर्ड मंडे जब आया तो ऑयल और घी बंद कर देते हैं, फिर दूसरी चीज खा सकते हैं एक दिन के लिए, और कर सकता है तो एक हफ्ते के लिए। फिर अगर आगे जाए तो वीगन बना देते, एक हफ्ते में एक दिन आएगा स्पाइसेस। तो षड्रस जो 6 रस है, जो 6 एंडोक्राइन ग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बंद करके उसको बैलेंस होने का मौका देते हैं, अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है सर। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले एक थेरेपी बताई, हीट वेव या कुछ बताया सर, और थोड़ा आवाज। हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ एंड ओवरी कंप्रेस करके नेचुरोपैथी में जो होंगे उनको पता होगा, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस टुवर्ड्स द ओवरी एंड कोल्ड हिप बाथ 10 मिनट।
राइट। अर्ली मॉर्निंग। मतलब वो जो स्टीम बात कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कटी स्नान, कटी स्नान। कटी स्नान, ठीक है। यस यस, फाइन। सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, हमारे लोगों को डेफिनेटली इसमें जानकारी बढ़ी होगी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के रूप में है कि जो कि स्टूडेंट्स के नाते इम्पोर्टेंट है, एज ए डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी। अगर ऐसा प्रश्न, तो योग एंड नेचुरोपैथी डेफिनेटली इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन टुवर्ड्स द मॉडर्न साइंस। एंड ओवरऑल सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द योग एंड नेचुरोपैथी? सर योग एंड नेचुरोपैथी आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हेल्थ की स्ट्रीम में उसको समावेश कर दी। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी इंडियन इंश्योरेंस के जो चेयरमैन थे वो जस्ट एडमिट होके गए, तो 6 और 8 महीने में गवर्नमेंट ने तो वो निकाल दिया है उसका जो नोटिफिकेशन कि आयुष को भी आप इंश्योरेंस के अंदर काउंट करें। तो उसकी अभी ये मैरियट्स में मीटिंग थी, तो मैं भी इन्वाइटेड था गुजरात में। तो 6-8 महीने में ऐसा होने वाला है कि सर आप अगर नेचुरोपैथी योग सेंटर में जाते हो तो आपका अगर इंश्योरेंस में लिखा हुआ है कि आयुष कवर, तो आपको रियम्बर्स भी मिल जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट इतनी अच्छी इसको इम्पोर्टेंस दे रही है और वो चाहती है कि आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड का 10 से 25 लाख भी करेंगे ना तो भी वो नहीं हो पाएगा। तो लोगों को बीमार पड़ने से भी ठीक दूर रखना है। बीमार पड़ेंगे तो हेल्प करेंगे, पर बीमार ना पड़े उसके लिए भी जो एक रास्ता, जो ऑप्शन है ना, वो योग नेचुरोपैथी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ एडवांटेज इफ यू हेड योगा चिकित्सक और नेचुरोपैथी, तो यू कैन वर्क इन अ टू वे। आप अपने आप की ऑफिस के बाहर लिख सकते हैं प्रिवेंटोलॉजिस्ट, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यू क्लेम योरसेल्फ प्रिवेंटोलॉजिस्ट। इफ यू डोंट वांट टू सिक देन प्लीज कम टू मी। और अगर आप बीमार हो तो फिर आप उसमें से कैसे निकले, चलो मैं उसके लिए आपको खान पान, रहन सहन समझा दूं, और या तो आपकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी बढ़ा दो, योग निद्रा नहीं कर दो, सिर्फ योग निद्रा, कि ऐसा आपका नाम हो जाए कि अहमदाबाद में जो भी साइकियाट्रिक है वो आपके सजेशन दे कि फॉर द रिलैक्सेशन यू प्लीज कंसल्ट दैट पर्सन फॉर द योग निद्रा। आप जल नीति में इतनी महारत हासिल कर दो कि जो ईएनटी सर्जन है वो साइनस के केस आपको रिफर करे कि सूत्र नीति से आप उसको सर्जरी की जगह आप स्क्रैपिंग नॉर्मल कर दोगे। तो हमारे अंदर पोटेंशियल है सर। वाह, बहुत मजा आ गया डॉक्टर साहब, आपने जो ये बात बताई तो हमारे साधकों को ये आनंद हुआ होगा। वो बहुत ही फील कर रहे थे कि पता नहीं जो साइंटिफिक साइंस है, जिसको कि आज मॉडर्न साइंस या एविडेंस बेस्ड साइंस कहते हैं, वो उनके सामने अगर डॉक्टर साहब का कहना है दोस्तों कि अगर आप जिसमें भी हो, आप चलो एनीमा करा के आप ठीक करते हो, तो एनीमा में इतनी महारत हासिल कर लो कि फिर उसमें आपको लोग रिफर करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके पास भेजे। डॉक्टर साहब सर संप्रक्षालन कोई सीख जाए तो आज कॉन्स्टिपेशन के मरीज कितने हैं सर? तो सर्जरी से पहले भी उसको बेरियम वगैरह करके करना पड़ता है। वो करे, बोलेंगे कि संप्रक्षालन कर लो, 2 दिन के बाद हम आपकी सर्जरी कर देंगे, खाने में ही रखना। कितना काम है उसमें सर। बहुत बहुत सर, मैं एक चीज ऑब्जर्व किया हूँ कि एक्चुअली मेडिकल साइंस में जो एक्यूट केयर है उसका साइंस तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस में बहुत इलाज है, क्रोनिक में भी है, बट ये जो प्रिवेंटिव आपने बात कही ना, वो डेफिनेटली नेचुरोपैथी एंड योग के पास है, वो उसका डोमेन है और उसको हमारे लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से। तो दूसरा भी सर एक ऑप्शन है, अगर आज के समय में कैंसर भी बढ़ रहा है, सो जो गैप होता है ना सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन, उसके बाद व्हाट एंड अब क्या नेक्स्ट, वो आंसर भी नहीं है। तो उसमें भी नेचुरोपैथी योग बहुत अच्छी कड़ी बन सकता है। ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट हो जाए जो सिर्फ कैंसर पेशेंट को ही वहां पे अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए, और उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, उसका माइंड मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, क्योंकि उसको दवाई तो चल रही है एलोपैथी की, बट उसके पास भी इतना आंसर नहीं है, और वो लोगों को पता है कि रेडिएशन खराब है, वो बोल के ही डॉक्टर देते हैं। तो वो सबका जो आंसर है वो इसमें तो है। वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, दर्शना मैडम का हैंड रेज किए। दर्शना मैडम, आप अनम्यूट होकर सवाल करें। दर्शना जी, मेरी आवाज आ रही है तो आप सवाल कर सकते हैं। सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा।
जी For normal people, just what should be our lifestyle and just maintain our healthy body season wise. सो लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए ये आपका सवाल। I do exercise and everything like kind of naturopathy medicine we have to take to just balance our elements. यस पंकज जी, 1 घंटा तो लग सकता है ये सवाल में, बट मैं 10 मिनट 5 मिनट में कैसे बताऊं वो मैं कोशिश कर रहा हूं। सो मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था सर्केडियम रिदम, अगर वो आपको मालूम हो तो आप थोड़ा समझिए पूरी यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है कि जो शाश्वत चीज जिसको हम मानते हैं कि जिसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, वो सूर्य व चंद्र जिसको हम विडा पिंगला बोलते हैं। तो अब सूर्य चंद्र त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भी सेम बिहेव करते हैं, पर मनुष्य ने स्वभाव बदला। पहले वो सच बोलने बोलने खूब झूठ बोलने को पाप समझता था, और आज के समय में सच झूठ बोलने वाले को स्मार्ट पर्सन समझता है। अपने अंदर का वो परिवर्तन लाए। तो अगर मैं उसको बेज मन लगा के 1 साल का हिसाब करूं तो मुझे 12 महीने मिले। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए 12 ऑर्गन मैनेजमेंट थियरी समझते हैं। सो 12 ऑर्गन मैनेजमेंट मतलब 12 वहां मिला मुझे। फिर अगर हम ये 20-25 जितने भी लोग हैं, 26 लोग, सबकी राशि अगर हम गिनेंगे तो 12 में ही आ जाएगा। 12 ही राशि है। अगर इसी तरह से हमारे यहाँ पे कहावत थी, गुजराती में बोलते थे 12 वर्षे बावो बोले, 12 वर्षे बोली बदलाए। मतलब देयर इज समथिंग 12। कुंभ का मेला 12 साल में आएगा, मतलब तो मैं अगर सूर्य और चंद्र को डिवाइड करूं तो 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। और सीजन विंटर, समर, मॉनसून जब अंग्रेजी में चलेगा इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अदरवाइज सीजन 6 है, वसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा। अब 6 सीजन का मतलब एक सीजन के 2 महीने। अब अगर महीने की बात करें तो 15 दिन मून डोमिनेटेड, 15 दिन सन डोमिनेटेड। जो अभी 2 दिन पहले अमावस्या गई ना, अभी बीज है आज, अषाढ़ी बीज। तो जब एक समय पे सन डोमिनेट होता है, दूसरे समय पे मून डोमिनेट होता है। तो सन डोमिनेट होगा तो शरीर में चेंजेस ऐसे आ जाएंगे, मून डोमिनेट होगा तो ऐसे आ जाएंगे। और जब आप मून डोमिनेट से सन डोमिनेट में स्विच ओवर करोगे, जिसको अमास और पूनम बोलते हैं, तो यू नीड टू रिलैक्स। जैसे कि आप स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी आपकी 70-80 की स्पीड से जा रही थी, उसी स्पीड को चलाओगे क्या? आप स्लो करोगे तो आराम से आप उसको पार कर पाओगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बताया गया कि उस समय फास्ट करो, उस समय उपवास। और वो वाला उपवास नहीं था कि मतलब ज्यादा खाने वाला, आजकल फास्टिंग में भी लोग इस तरह से करते थे, वो वाला नहीं था। वो खाना सामने है और इच्छा मर जाए, वो परिस्थिति को उपवास बोलते थे। वो वाली बात मैं बता रहा हूँ। अगर वो कर पाए तो ये कुकर के अंदर कोई चीज मैंने रखा है और ऊपर सीटी आ जाएगी तो कुकिंग अच्छा हो जाता था। वैसे हमारी शरीर की स्थिति ऐसी विस्लिंग प्लान थी। 11 की, पूनम की, एकादशी की, ये परिस्थिति में हमारी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी रहती थी। अब हम इसमें और आगे बढ़ जाए तो 24 घंटे में भी 12 घंटा जो है मून डोमिनेटेड और 12 घंटा सन डोमिनेटेड है। और मुझे तो सिर्फ 12 घंटे ही 12 ऑर्गन को ही मैनेज करना है। तो मुहूर्त के सारी चीज मुहूर्त देख के करते थे। मुहूर्त देख के करते थे मतलब दे आर वेरी प्रीशियस एंड साइंटिफिक। वो काम करते समय देखते थे कि ये ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मुहूर्त देखते थे। तो मैंने आगे जो 3 से 5 वाला बताया था वो लंग्स, वैसे 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन, 7 से 9 स्टमक, वैसे एक एक ऑर्गन का डोमिनेशन है। उसका अपोजिट टाइम जो है वो डोमिनेशन वाला नहीं है, तो वो डेली रूटीन हो जाता है। फिर पूरी सीजन की, साल के हिसाब से अगर हम बात करें, अब धर्म को और साइंस को इन लोगों ने अलग कर दिया। अदरवाइज पहले हम साइंस की उपमा धर्म थी। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ने जाता है तो आज हम स्टूडेंट बोलते, पहले हम बोलते थे मुनि। फिर वो हाई स्कूल में जाता था तो हम बोलते थे योगी। फिर हाई स्कूल से वो कॉलेज खत्म कर दे तो हम बोलते थे ऋषि। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर देते थे तो हम बोलते थे महर्षि। और वो पीएचडी करते तो हम बोलते थे ब्रह्मर्षि। जो आज हम एमबीए बोल देते हैं, अलग अलग डॉक्टरेट वगैरह बोल देते। तो शब्द बदल गए, अर्थ बदल गए, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। तो अगर हम लोग ये सीजन के साथ का दिन का अगर हम गिनती करें तो हर 2 घंटे के अंदर जो ऑर्गन की एलिजिबिलिटी बनती है वहां पे अगर आपने उसको काम दिया तो अच्छे से काम करेगा। अगर कोई इंसान 8 बजे उठेगा और बोले मुझे कब्ज है, वो तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो कवरेज में है ही नहीं। नॉक कर रहा है, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, लार्ज इंटेस्टाइन 5 से 7 में नॉक कर रहा है और वो उठे नहीं। तो फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, कवरेज में है नहीं।
तो इस तरह से अगर हम रूटीन सेट करें, फिर लाइफस्टाइल सेट करें, लाइफस्टाइल सीजन के हिसाब से होगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं याद आए तो हमें क्या करना है, जहां पे सब्जी वो रेकड़ी में बेचते हैं ना, जो छोटे लोग गरीब लोग, वो सीजन का माल बेचते हैं, उसके पास ऑफ सीजन का माल नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ ये याद रखे कि अभी मकाई के भुट्टे ज्यादा मिल रहे तो उसकी सीजन है, अभी वाटरमेलन को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, और बहुत कम जगह पे मिलेगा, बड़े स्टोर पर मिलेगा, तो समझ लो कि उसकी सीजन चली गई। और अभी सलाद खाने का समय नहीं है, इंटरमीडिएट का सवाल सर ने पूछा था, तो सलाद खाने का समय विंटर है, और अभी हमें पल्स कठोर खाने का समय भी आने वाला है, क्योंकि सब्जियां अभी महंगी होगी, सब्जी खानी नहीं है। जो गाय रखते हैं ना, वो भी एक सूखी घास खिलाते हैं कि ग्रीन ग्रास इतनी अवेलेबल है, पर वो खा लेगा ना तो वो जो जानवर है वो मर जाएगा, और वो खाएगा ऐसा तो बीमार पड़ेगा, दूध उसका पतला होगा, दूध हम इस समय पे खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो अभी वीगन बनने का समय है, और वो दूध हम जमीन में चढ़ा देंगे ना तो वो हमारी फर्टिलाइज होगी लैंड, इसलिए शिवालय में जाके दूध चुराने की प्रथा हो, फिर जमीन में उसको भेज देना, तो देयर इज वेरी साइंटिफिक लॉजिक। तो उस तरह से होता था। और दूध पीने का समय, और हम बोलते दूध कब पिए, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो हमारा जो समय है उस समय पे चले। जैसे रात को 1 से 3 बजे अगर आप जगोगे तो आज मॉडर्न साइंस मानता है कि फैटी लिवर हो जाएगा, उसको पता चल गया कि फोटोजेनिक हॉर्मोन्स जो है, जिसको मेलेटोनिन बोलते हैं, वो 3 बजे दोपहर से शुरू होता है, और वो अंधेरे में ही फोटोजेनिक होने की वजह से इंक्रीज होता है। तो रात को 9 बजे ऑप्टिम लेवल पे आता है, और हम मोबाइल पे, टीवी पे या तो कोई स्क्रीन या रील देख रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। तो पहले होता ऐसा था कि जब नींद नहीं आती थी तो माला लेते थे, आज होता ऐसा है कि नहीं आ रही तो मोबाइल चालू कर देते तो और नींद नहीं आती, तो उसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। सॉरी मैंने गोल गोल जवाब दिया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर 1-1.5 घंटा बोलता हूँ, तो आप एक बार मुझे समझ लीजिए, बड़ा अच्छा पीपीटी है मेरे पास, मैं समझाऊंगा। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे से बता रहे हैं, हमारे स्टूडेंट और हमारे दोस्त डेफिनेटली एक आध और सेशन जरूर मांग रखेंगे जब आपका कन्वीनियंट समय होगा तो। इसमें कुछ लाइफस्टाइल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या क्या लिखा है सर? जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, ऐसा प्रश्न है। अब रूमेटिक आर्थराइटिस यानी प्रोटीन इंडाइजेशन ऐसा हम मानते हैं। तो पहले तो प्रोटीन खाने की जो नॉर्मल स्थिति थी हमारी इंडियन कल्चर की, वो घी के साथ था। हमने कभी भी प्रोटीन को बिना घी नहीं खाया। आप वो गुजराती दाल ढोकली बनाते हो, उसमें घी डालते हुए देखा है किसी को? डालते हैं मेरे ख्याल से। पूरण पोड़ी गुजराती में क्या बोलते हैं? घी में जबोड़ी। दाल मखनी का छोक घी से ही लगेगा। आप राजस्थान में दाल बाटी खाने जाओ तो उसमें लगेगा ना घी। एमिनो एसिड को अगर सबसाइड करना है तो घी इज द मेडिसिन। और ये घी कौन सा था? हम लोग A2 काऊ का जो घी निकाल के घर पे बनाते थे वो। हम कोई ब्रांड की या तो पैकेट की बात नहीं कर रहे, वो घी का कजिन है, मौसी का दिख रहा है, तो वो अलग बिहेव करता है। तो ऐसा अगर हम प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं तो चिंता नहीं। और रूमेटिक आर्थराइटिस हो चुका है, आर पॉजिटिव है, तो उन समय तो हमें अपना इंटेक कम करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स में से, कैशू नट, आलमंड से, कटोल से हो सके उतना। और वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी मूवमेंट, पेनफुल कंडीशन में भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन कम होता है। आप पुरानी डायलॉग याद करो पिक्चर का, दाल रोटी का सवाल है साहब, याद आ रहा है? सब्जी भी नहीं। तो जो दाल खाता है वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, और जो दो दाल खाता है और मेहनत नहीं करता तो फिर वो एक्स्ट्रा डिपोजिट हो जाता है। और वो मेल्ट कब होगा? जब आपकी इंटरनल मूवमेंट से हीट जनरेट होगी। तो फिजियोथेरेपी से, फिर एक्सरसाइज के, सूक्ष्म व्यायाम के फॉर्म में, और आजकल तो हाइड्रो एक्सरसाइज का भी जमाना है। कितनी टेम्परेचर पे नमक, मैग्नीशियम सल्फेट डाल के एक्सरसाइज करोगे तो मस्कुलर लेवल पे, बोन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वास्कुलर लेवल पे, ऐसी भी थियरी बॉम्बे में चलती है जो अभी अहमदाबाद में नहीं है। तो ऐसी चीजें आप करोगे तो रूमेटिक आर्थराइटिस को धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हो। उसको आयुर्वेद में आमवात बोलते हैं। जी डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, आगे का प्रश्न में जी, एक तो हमने सोचा था कि व्हाट इज द SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बट हमें नहीं लगता कि ये प्रश्न लेने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, वीकनेसेस कुछ ज़्यादा नहीं है और थ्रेट बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल इन नेचुरोपैथी एज ऑफ नाउ, एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट्स ओपिनियन टू गेट द एडमिशंस? एंड लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं
आज फेसबुक पे या कई ऐसे जगहों पे कि भाई मैं नेचुरोपैथी का आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप क्लिनिक चलाएंगे, तो आप जरा इस पर प्रकाश करें। जो अगर आपको सब सपोर्ट के साथ और रिस्पेक्टफुली काम करना है, तो अगर आप 12 साइंस हो और 12 साइंस में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, और फिर आप नेचुरोपैथी का 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल पढ़ना है, 1 साल का इंटर्नशिप है, उसको बोलते हैं बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये बीएनवाईज ही करना चाहिए। वो अगर आप करोगे कोई यूनिवर्सिटी, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आजकल ऐसा भी है कि आप यूनिवर्सिटी है पर वो यूजीसी अप्रूव ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस यूनिवर्सिटी से जब आप करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पाओगे, प्रैक्टिस का डॉक्टर भी लगा पाओगे, आपको ग्रांट, लोन, सपोर्ट, बैंक सब कुछ हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी जगह पे आप करके अगर मास्टर डिग्री एमडी एक्यूपंक्चर करना चाहो, एमडी न्यूट्रिशन करना चाहो, अभी आगे आगे स्ट्रीम ऐसी खुल रही है एमडी इन ओबेसिटी। अभी आने वाला समय ऐसा आ रहा है जहां पे एमडी इन पेन मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स होगा, तो आप पेन रिहेब के लिए अपना एक एक्सपर्टीज फिजिशियन की तरह काम कर पाओगे। तो अगर आप बीएनवाईएस होंगे तो ये होने वाला है। अब गुजरात के अंदर से बड़ौदा में एक कारेली बाग में जो बलवंत गोविंद नेचर केयर सेंटर में जो एक मुंशी नेचर केयर में है वही अवेलेबल है। पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर 11 नेचुरोपैथी की कॉलेज है। जो मैंने जहां से किया है वो प्रेक्षा विश्व भारती में भी नेचुरोपैथी का कोर्स है, वहां पे भी आप 5.5 साल का कर सकते हो। लाडनू से भी बीएनवाईएस हो सकता है। तो आपकी क्या, और सबसे अच्छी कॉलेज जो है वो एसडीएम और एस व्यासा बेंगलोर में भी आप कर सकते हो, एसडीएम में कर सकते हो। तो वहां करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस होगी। एसडीएम कोची में है सर? एसडीएम नेचर केयर जो कॉलेज है नेचुरोपैथी का, वो आज के समय में बहुत अच्छा है। उसमें प्रीमियम एजुकेशन है और ऐसे मिलता नहीं एडमिशन, ऐसी परिस्थिति है। केरला? यस सर। राइट, फाइन। सो मेरे तरफ से सारे सवाल रख दिए गए हैं। बाकी हमारे किसी दोस्त को कोई सवाल करना है तो हैंड रेज करें और वो पूछे डॉक्टर साहब से। दर्शना जी, आप हैंड रेज डाउन कर लें, आपका सवाल ले लिया गया। जी हाँ, सो आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्तों का सवाल कवर हो गया है। जय सोनी जी, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और मेरा सवाल है कि हम योग से जुड़े हैं और योग में ज्यादातर हम प्रैक्टिकली सब अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए, जो आपने बोला कि नेचुरोपैथी में जुड़ना है तो आपको बेसिक 12 साइंस होना चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर स्टूडेंट योग से जुड़े होते हैं तो बेसिक साइंस नहीं होता। और हम ये YCB 6 कर रहे हैं, तो जिसमें हमें बेसिकली साइंस सब्जेक्ट आते हैं, हमें सीखने पड़ते हैं, हमें याद भी रखने पड़ते हैं। तो जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन हमें थोड़ी दिक्कत भी होती है उसमें। तो अभी देखिए, पंकज सर और डॉक्टर अक्षय सर हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उसमें थोड़ी बहुत आसानी होती है कि सब्जेक्ट को कैसे डील करें और कैसे हम अपने जैसे क्लाइंट हो, कोई भी आगे, हम जब नेचुरोपैथी यहाँ योग से कोई रिलेटेड कोई डिसीज किसी को क्योर करनी है तो हम कैसे करें, वो हम इजीली कर पाते हैं। तो सर, आपकी जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी। और आप बोल रहे थे जैसे कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ले, जैसे संस्कृत है, जैसे जल नीति है, तो योग तो पूरा प्रैक्टिकल है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन नेचुरोपैथी ज्यादातर हमें बेसिकली नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक भी हमें सीखना होता है। तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में हम ज्यादातर जितना हो सके, हमें तो 6-8 महीने का ये कोर्स है, तो उसमें हम कितना सीख सकेंगे सर? इतना तो हम डीपली नॉलेज नहीं ले सकते। जैसे एनाटॉमी है तो उसमें भी हम डीपली नहीं जा सकते, लेकिन ये हमारा बेसिकली योग का प्रैक्टिकल सेशन है तो उसमें हम डीपली जा सकते हैं और तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं। सो कैन आई आंसर? यस सर। सो इसलिए आप जब ये सर जानते हैं पंकज जी कि आप डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं कि इज प्रैक्टिसिंग, भले वो 20 साल से करता हो, सही है ना सर? या 50 साल से। सो आप जब प्रैक्टिकल बात करोगे ना तो उसमें प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। अब इंजीनियर आर्किटेक्ट हो जाता है तो वो अपने आगे प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, पर जब चिकित्सक होता है वो तो
ऑलवेज पहली बात ये रूल बनाता है कि आई टीट ही क्योर। पहले तो आई पुट माई एफर्ट एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मे बी क्योर हो जाएगा, बराबर, ताकि मेरे ऊपर अहम ना आ जाए, और अगर फेलियर हो जाए तो मैं डिसअपॉइंटेड ना हो जाऊं, दोनों फायदे, बराबर। तो अगर जब आप ऐसा करते हुए अगर पॉजिटिव एटीट्यूड परसेप्शन रखेंगे तो योग के स्टूडेंट को ये इसलिए नहीं डरना है क्योंकि आपका परसेप्शन इतना डिटर्मिनेट वाला क्लियर होगा। तो क्या होता है कि जब पूजा करने की इच्छा करो तो सामग्री जुड़ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई इच्छा थी, सामग्री होती तो कर देते, तो नहीं हो पाती। तो आपका शुद्ध भाव और शुद्ध इच्छा होगी तो एकलव्य के साथ जो घटना घटी, हो सकता है जयेश भाई के साथ भी घट जाए, है ना। जी डॉक्टर साहब आपके सेंटर में संकुच में कुछ इंटर्नशिप या कुछ दिनों की ट्रेनिंग की कोर्सेस ऐसा कुछ अवेलेबल है सर क्या? हमारे पास हम लोग साल में 6 इंटर्नशिप जो BNY स्टूडेंट है ना उसको लेते हैं। अभी पहले नहीं लेते थे पर अभी 6 लेते हैं। तो वो एक लिमिट पे BNY करके जो इंटर्नशिप 1 साल की करने आते हैं ना, उसमें हमको 2-2, 3-3 महीना ऐसे 6 स्टूडेंट को हम देते हैं 1 साल में। पर अगर आप अप्रोच करिएगा, अगर हो सकता है तो हम डेफिनेटली आपको भी अलाउ करेंगे 1-8 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो आपकी मतलब टर्म्स होगी। जो मे बी पे सीट होगा, कुछ पे करना पड़ेगा या कुछ काम करने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। हम तो सिर्फ फूड और उसका जो लाइट बिल वगैरह फ्री, रहने का भी फ्री देते हैं, जो भी वो इतना ही को चार्ज नहीं लेते। राइट, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। और किसी का कोई प्रश्न है? डॉक्टर अक्षय प्रजापति जी अभी अनम्यूट हुए थे, आपको पूछना है? थैंक यू वेरी मच पंकज सर, और थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना सर, उससे मालूम पड़ता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। नॉलेज तो बुक में से भी मिल जाता है, मगर आपके जो इंस्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उससे मालूम पड़ता है कि यू हैव डीप नॉलेज विद प्रैक्टिस। जैसे आपने कहा ना, जैसा भाव वैसा स्त्राव। हाँ, जैसा भाव वैसा स्त्राव। तो एंडोक्राइन सिस्टम वो है, सर्काडियन रिदम में भी वही है। एक सर आप बोल रहे थे बीच में शायद मुझे नहीं सुना दिया बीच में, एक आपने बताया था कि अग्नि तत्व की कुछ कमी हो तो उसके लिए हम ट्रायंगुलर शेप में जो आसन करते हैं, शायद मैंने ऐसा सुना था। तो बाकी के जो तत्व होते हैं उसके लिए कुछ शेप है आसन की, क्योंकि ये हमने पहली दफा आपसे सुना है ना, तो हमें थोड़ी जगह। जब आप योग में आगे बढ़ेंगे तो आखिर में समझ में क्या आएगा हमको। तो मैंने तो पहले ही साल में जब पढ़ने गया तो मुझे बोला कि 84 लेग्स आसन है, तो 6 महीने में डिप्रेशन आ गया कि कौन सा भी पूछ ले मैं कैसे याद रखूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरा टीचर ने मुझे आके बुलाया और समझाया कि तुझे थियरी और पैथोलॉजी में मास्टरी करनी है, ये तो तेरे टूल है, और तू टूल का प्रेम में पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे पाना प्रेम बोलते हैं गुजराती में, एक मैकेनिक होता है, वो अपनी जेब में कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, कभी भी बोला हो ना तो पहले उसे ट्राई करेगा, नहीं होगा फिर अपना बॉक्स खोल के वो लेके आता है, उसको हम बोलते हैं पाना प्रेम। तो उसने मुझे अच्छे से समझाया कि ये पाना प्रेम मत कर, इसलिए टेंशन है। तू तो 5 तत्वों के शेप को अगर कंप्यूटर में डालेगा 3 डायमेंशन व्यू से तो 84 लेग्स डायमेंशन बनेंगे। तेरे को तो 5 शेप समझना है, और 5 शेप जो तू समझ लेता है तो तुझे पता चल जाएगा कौन सा शेप कहाँ पे। जैसे एक रुमाल है, वो कहीं से भी आगे पीछे से वो हिल गया है तो मुझे कौन से कॉर्नर से उसको खींच के सीधा कर सकता हूँ, वो मुझे समझना है। तो वो जब उसने मुझे समझाया तब जाके मेरे दिमाग में ये बत्ती जली कि मुझे इसके इंटरनल साइंस में जाना है, नहीं कि शेप और कैसे करते और मसल खींच रहा है, दुख रहा है। उसमें मैं तो 2-3 साल तक मैंने तो अपना जीवन निकाला। अब देखो, आप कोई भी चीज को मेंटेन करना है, स्टोर करना है, तो राउंड शेप में होता है। आई बॉल राउंड है, कान कैसा है, नाक, अगर सांस लेना शुरू कर दिया, याद भूल गए तो गए, बराबर ना। वो अकाउंट मुझे दिमाग में भी कोई चीज रखनी है तो एवरीवेयर वेयरएवर द राउंड शेप इज देयर यू कैन स्टोर। काली चौदह समय आता है ना तो उस समय पे 4 रास्ते पे वो घड़ा रखने जाते हैं। हम 4 शेप भी कर सकते थे, ट्राइंगल भी कर सकते थे, पर नींबू मिर्चा डाल के वो क्या करते, राउंड। So anything positive or negative you can store and save in the shape of round। इसलिए फिर हमारे लोगों ने फिर वो गुंबज बनाया मंदिर में कि भाई पॉजिटिविटी और अपनी इंटेंशन की सकारात्मक वो छोड़ के जाएगा तो धीरे धीरे इंद्रिय प्रतिष्ठा प्राण की ऐसी हो जाएगी कि तीर्थ स्थान बन जाएगा। और जो शक्तिपीठ होते हैं वो ट्रायंगल होता है ना। आप आग की माचिस की तीली जलाओ या बड़ी आग होगी, वो एक ट्रायंगल शेप में होता है। तो शक्तिपीठ अंबाजी का देखो शिखर होगा ना, ट्रायंगल होगा।
वहां पे गुंबज नहीं होगा। तो शक्तिपीठ और तीर्थ स्थान में क्या अंतर है वो कहीं ना कहीं हमको इस तरह से पता चलेगा। तो जब आप आगे बढ़ोगे, सामुद्रिक शास्त्र वगैरह जब पढ़ोगे, तो धीरे धीरे शेप्स के बारे में आप ज्यादा जानना शुरू कर दोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। मैंने कोशिश की समझाने की, बट ये इतने कम समय में सर मैं पूरा तो आपको इलोबरेट करूं, क्योंकि मैं 4 शेप का ऐसे शेप ले सकते हैं हम सारे शेप। अब देखो सारे शेप प्लेक्सिस से भी जुड़े हुए हैं, तो आप उसको भावनात्मक स्तर पर भी जोड़ सकते हो, स्थूल शरीर में भी। मुझे तो ये लगता है कि जो चक्र को नहीं समझाना वो सब चक्र। ओके, सो चक्र को समझना बहुत जरूरी है सर, राइट? तो हमारा चक्कर शुरू होगा। राइट भाई। डॉक्टर अक्षय, मैंने पीछे एक मेडिटेशन सेंटर में ज्वाइन किया था, वहां पर भी उन्होंने शेप के हिसाब से बताए। अग्नि तत्व का ट्रायंगल बताया जो कि सेंटर में अपना यहाँ पे बताया, मूलाधार से लेके आप अनाहत तक ये है, अनाहत से ट्रायंगल, और नीचे का जो आपका है ना, जो मूलाधार से नीचे उन्होंने रेक्टेंगल, उन्होंने शेप बता दिया। मैं सही जा रहा हूँ डॉक्टर साहब? उन्होंने नीचे मूलाधार का पैर तक का रेक्टेंगल शेप दिखाया, और जल तत्व के लिए उन्होंने मून का पिक्चर दिखाया कि मून का जो शेप है, जो दूज मून बोल सकते हैं, जो कटिंग के जैसा, समथिंग लाइक दैट शेप, इस तरह से उन्होंने बताए थे। और मेरे को याद आ रहा है अभी जब डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट रखा कि ट्रायंगल जब भी आए तो आप अग्नि तत्व की कल्पना कर लेना। यस, तो फिर अब तो क्या प्राणायाम सीख गए, अभी तो हमें क्या हीरा पिंगला अलंबुसा संकीनी कोहिनी, फिर ये सुषुम्ना, ये सब की बिहेवियर पैटर्न, उसकी मूवमेंट, उसके अंदर प्राण का वहन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब समझना और ये सब सीखना शुरू करना है। फिर वो कहाँ अटकता है, तो धीरे धीरे फिर आपके अंदर वो योग एज ए साइंस और एक एज ए पूरा वो महासागर उतरेगा। जी बढ़िया डॉक्टर साहब। सो आज का लास्ट सवाल, टेक होम मैसेज हमारे जितने भी योग एंड नेचुरोपैथी के स्टूडेंट्स हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब की तरफ से एक टेक होम मैसेज एंड ओवरऑल समराइज करके हम आज का सेशन एंड करेंगे। डॉक्टर साहब ऑलरेडी 1 घंटा प्लस से बोले जा रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच सर। एंड टेक होम मैसेज मेरे तरफ से सारे लोगों के लिए है कि अपने आप को अकेला नहीं पाओ, आप बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ा भारत सरकार और विश्व देख रहा है भारत के तरफ योग और नेचुरोपैथी में, और यही समय है जब हम कुछ इसमें कर सकते हैं। बाकी के देश में नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ाएं, अपने आप पे भरोसा रखें, कुछ नॉलेज अख्तियार करते रहें। हो सकता है कि इस उम्र में आप 5 साल 6 साल के कोर्स ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा सर ने बोला जितना आता है उसमें मास्टर हो जाए। सो मेरे तरफ से ये है मैसेज सर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से? सही है, मैं अपना अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। मैं फैमिली के साथ सिंगापुर था, तो ऐसे ही आपस में कोई एक ऐसी साइट पे थे, तो खाना खा रहे थे, थोड़े इंडियन थे थोड़े फॉरेनर थे। तो एक इंडियन ने मुझे पूछा कि भाई कहाँ से हो, क्या करते हो। मैंने उससे बात करते मैंने बोला ना कि मैं ऐसे योग नेचुरोपैथी कर रहा हूँ। वो मेरे बगल में 2-3 फॉरेनर ने सुना। अब उस समय पे उसने क्या, उसके कान चमक गए। फिर धीरे से जब वो मेरा कन्वर्सेशन खत्म हुआ तो मेरे पास आके बैठे, अच्छा योग के फील्ड में, इतना मुझे रिस्पेक्ट दिया। मुझे लगा कि योग हमारे से ज्यादा तो बाहर इतना फैला हुआ है, और आप योग से हो और वो भी भारत से हो। डेट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई रिसीव वो समय मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था। और मैं ना उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है मैं क्या करता हूँ। सिर्फ ये 2 शब्द से ही उसको इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिला था। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब ने हमारा फील्ड सही डायरेक्शन में है। डॉक्टर अक्षय प्रजापति तो दोनों सेगमेंट में है, एलोपैथी में भी है और इधर से नेचुरोपैथी भी सीख रहे हैं। और ऐसे मैं कई डॉक्टर को जानता हूँ। अभी जहाँ डॉक्टर साहब एक कॉन्फ्रेंस में आए थे पीछे, सिविल 16 के प्रिंसिपल है, एंड आई थिंक उनका 3-4 सेंटर नेचुरोपैथी का चलता है सर यहाँ गुजरात के अंदर। डॉक्टर राजेश मेहता 3-4 सेंटर चलते हैं। इज ए डीन ऑफ दैट कॉलेज। सोचिए, यहाँ के राज्यपाल के बारे में भी मेरे को मालूम चला डॉक्टर साहब आप कि उन्होंने भी नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं। तो सब आते हैं सर। साधु साहब साल में 2 बार हमारे पास आते हैं, तेजस पटेल आते हैं, डॉक्टर सुधीर शाह न्यूरो फिजिशियन आते हैं, रेगुलर सारे नामी डॉक्टर आते हैं सर। सो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, तालियों के साथ। हमारे मित्र
सारे लोग बड़े आनंदित हुए हैं सर आपका आज का सेशन। जी, सबका संडे खराब किया है हम लोग। थैंक यू सर, मैं तो संडे को ही प्रणाम करता हूँ। वेरी गुड। यस सर, यस सर। ओके, बाय। बाय।